गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम 4 BCA 4 VCOM कंप्यूटर एप्लीकेशंस के सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन अर्थात सैड के अंतर्गत यूनिट 5 का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोहेशन एंड कपलिंग पढ़ा था। आज उसी के आगे हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे सिस्टम सिक्योरिटी एंड सिस्टम ऑडिट इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस के नाम से आपके सिलेबस में ये चैप्टर दिया हुआ है। तो सिस्टम सिक्योरिटी एंड ऑडिट में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑडिट। देखिए, जैसे कि इसके नाम से ही शो ऑफ हो रहा है कि ऑडिट करना मतलब किसी भी होने वाले कार्य को एक निश्चित समय पर देखना, इवैल्यूएट करना, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना, क्या कोई कमी रह गई है या किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, क्या सही तरीके से काम हो रहा है। ये सारी चीजें ऑडिट के अंतर्गत आती हैं। जैसे ऑडिट फाइनेंशियल तौर पर अगर देखा जाए तो किसी कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में जो लेखा जोखा होता है कि साल भर में हमने कितना कमाया, कितनी हमारी लागत लगी, कितना हमने खर्चा किया, इसके बाद कितना हमारे पास बचना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें फाइनेंशियल ऑडिट के अंतर्गत आती हैं। तो उसी तरह से जब कोई सॉफ्टवेयर या सिस्टम को डिजाइन किया जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, चेक किया जाता है, तो उसे हम लोग सिस्टम ऑडिट के नाम से जानते हैं। इट इज एन इन्वेस्टिगेशन टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑपरेशनल सिस्टम। मतलब यह जो आपका ऑपरेशनल सिस्टम है, इसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक कंप्यूटर में ये उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम, यदि किसी सॉफ्टवेयर को चेक करेगा तो उसकी कार्य करने की कार्यप्रणाली को इन्वेस्टिगेट करना तथा उसे रिव्यू करना कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, उसे हम लोग सिस्टम ऑडिट के नाम से जानते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग ए सिस्टम ऑडिट आर एज फॉलोज। मतलब जब किसी भी सिस्टम को ऑडिट करते समय हम निम्न ऑब्जेक्टिव्स को कंडक्ट करते हैं। तो पहला है टू कंपेयर एक्चुअल एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस। मींस हमने जब सिस्टम को डेवलप किया था, सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था, तब हमने उसकी परफॉर्मेंस को या लक्ष्य को किस तरह से निर्धारित किया था और इस समय वो क्या परफॉर्मेंस है उसकी, उन दोनों को हम लोग कंपेयर करने के लिए भी सिस्टम ऑडिट का यूज करते हैं। टू वेरीफाई दैट द स्टेट ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम आर स्टिल वैलिड इन करंट इन्वायरमेंट। और दूसरा इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्टेप्स ये है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज को जब इवैल्यूएट कर रहे होते हैं तो हमने जो प्लान किया था और जो एक्चुअल उसका रिजल्ट हमें प्राप्त होता है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो वो इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, वातावरण के अनुसार भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप किसी गाड़ी को परचेस करने जाइए या उसका एडवर्टीजमेंट आपकी टीवी स्क्रीन पर या न्यूज़पेपर्स में कहीं पे दिखता है तो आप देखेंगे कि उसमें लिखा रहेगा माइलेज इतने किलोमीटर्स।
फिर एक एस्ट्रिक लगा रहेगा और उस एस्ट्रिक का छोटे से लिखा रहेगा जो लोगों को दिखता भी है और नहीं भी दिखता है, कंडीशन अप्लाई। तो वो 90 किलोमीटर पर आवर का माइलेज दे रहे हैं, लेकिन जब आप उस गाड़ी को अपने घर पे खरीद के लाते हैं तो उसका उसी गाड़ी का एवरेज 60 to 65 पर आवर हो जाता है। अब आप कंपनी पर क्लेम भी करना चाहें तो कंपनी तो सीधे सीधे कहेगी कि हमने एक स्ट्रिक लगा दिया था, आपने क्यों नहीं पढ़ा, आपने क्यों नहीं समझा। अब मैं उसका रीजन बताता हूं क्यों ऐसा होता है। क्योंकि जब वो उस इंजन की परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो कोई गाड़ी को रोड में दौड़ाते नहीं है, वो एक स्टैंडर्ड उनका एक एनवायरमेंट होता है जहां पर इंजन में एक जैसे 100 ml पेट्रोल डाल दिया और इंजन को स्टार्ट कर दिया। अब 100 ml में इंजन कितना मिनट चला बस वो कैलकुलेट करके बता दिए कि इतना ही उसका माइलेज होगा। अब वो डिपेंड करता है करंट एनवायरमेंट में वैलिड है या नहीं। तो ये इसका सिस्टम ऑडिट का दूसरा तरीका है। थर्ड है टू इवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ स्टेट ऑब्जेक्टिव, मीन्स आपके द्वारा किसी भी सेशन या किसी भी स्टेट ऑब्जेक्टिव को जो आपने पहले से निर्धारित कर लिया, इसको इस शब्द में समझ सकते हैं कि हमारे द्वारा निर्धारित किए गए गोल को अचीव करने के लिए हम इवेल्युएट करते हैं। आप पेपर दे के आते हैं और आपसे कोई पूछता है कैसा गया पेपर, तो आप क्या जवाब देते हैं? बहुत अच्छा गया है। लेकिन सच इसका यह होता है कि आपसे अच्छा उस पेपर के बारे में कोई जानता नहीं है, क्योंकि आपने लिखा है कि मैंने 2 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन किए, 5, मुझे कितने मार्क्स मिलना चाहिए आपको अच्छी तरह से मालूम है। रिजल्ट आने के बाद आपको पता है, आप इतना एक्साइट नहीं होते हैं, लेकिन जिसको आपने बताया वो अरे यार ऐसा कैसे हो गया। तो ये होता है, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और आप उस हिसाब से अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं। टू इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड फाइनेंशियल एंड अदर इंफॉर्मेशन, मतलब आप इंश्योर करते हैं कंप्यूटर बेस्ड फाइनेंशियल एंड अन्य इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल संबंधित होती है या अन्य इंफॉर्मेशन होती है, उनको आप रिलायबल हैं आपके कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर बेस्ड, वो इंश्योर हो जाते हैं ऑडिट करने के बाद। टू इंश्योर ऑल रिकॉर्ड इंक्लूड वाइल प्रोसेसिंग, मतलब आप प्रोसेस करने के पहले सभी रिकॉर्ड्स को लेकर इंश्योर्ड हो जाते हैं। टू इंश्योर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड्स, इससे क्या होता है आप फ्रॉड से बच जाते हैं। भाई आप किसी की कही हुई बातों पर विश्वास नहीं कर, ऑन रिकॉर्ड आपको इस कंपनी का इतना टर्नओवर रहा, इतना इसने लागत, इतना, जैसे आप देखते होंगे पेपर, न्यूज़पेपर में एक कॉलम आता है आर्थिक विश्लेषण, वहां पर पता चलेगा इस कंपनी का इस तिमाही का इतना गेन किया इसने मुनाफा, मीन्स दैट वो रिकॉर्ड में है, आप उसको बदल नहीं सकते। अब ऑडिट करने के कुछ मेथड्स हैं। तो ऑडिट को करने के लिए ऑडिटिंग कैन बी डन इनटू 2 डिफरेंट वेज, मतलब ऑडिटिंग करने के लिए 2 अलग अलग तरीके हैं, रास्ते हैं। पहला है ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के अनुसार, अराउंड मतलब कंप्यूटर के से रिलेटेड। तो इसमें पहला है टेक सैंपल इनपुट्स एंड मैनुअली अप्लाई प्रोसेसिंग रूल्स, मतलब आपको सीधे सीधे देखना है आपने इनपुट्स क्या दिए हैं, उसी हिसाब से आपको रूल्स को प्रोसेस करने के लिए अप्लाई करना है। दूसरा कंपेयर आउटपुट्स विथ कंप्यूटर आउटपुट्स, मतलब आप जो आउटपुट्स आए हैं और जो आउटपुट्स आपने निर्धारित किया था उन दोनों को चेक करते हैं। अगर वो दोनों बिल्कुल सही है तो मीन्स आपकी ऑडिटिंग बिल्कुल सही है। सेकेंड होता है ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर। अब दूसरा है कंप्यूटर के द्वारा ऑडिटिंग करना। एस्टेब्लिश ऑडिट ट्रायल विच अलाउ एग्जामिनिंग सेलेक्टेड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, मतलब कंप्यूटर के द्वारा ऑडिट ट्रायल जो होता है आप उसको क्या करते हैं, परीक्षण उनका करते हैं। जो रिजल्ट्स आते हैं उनको बीच बीच में ब्रेक करके आप उनके रिजल्ट्स को हैंडल करते हैं।
कंट्रोल टोटल प्रोवाइड इंटरमीडिएट चेक्स, मतलब और जब तक पूरा रिजल्ट्स आप प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक आप क्या करते हैं, उसको कंट्रोल किए रहते हैं, आप उसको हैंडल करते हैं उसके इंटरमीडिएट स्टेप्स को इन्वॉल्व होते समय। अब ऑडिट कंसिडरेशन मतलब ऑडिट क्या है, मतलब ऑडिट ऐसा क्यों दिमाग में आके ऑडिट होना चाहिए। तो ऑडिट कंसिडरेशन एग्जामिन द रिजल्ट्स ऑफ द एनालिसिस बाय यूजिंग बोथ द नरेटिव्स एंड मॉडल्स टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स कॉज्ड ड्यू टू मिसप्लेस्ड फंक्शंस। मतलब ऑडिट का विचार इसलिए है कि आपके पास जो डेटा है या मिसप्लेस्ड फंक्शंस है या आधे अधूरे कार्य हैं और उन अवसरों को, उन चीजों को हम मॉडल्स के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं। जो नरेटिव हमने सेट कर लिया, नरेटिव का मतलब होता है अवधारणा, हमारी धारणा बन जाती है। हम ना जैसे किसी आदमी को हमने कह दिया ये गलत है तो हमारा नरेटिव उसके प्रति क्या हो गया, ये गलत है। अब वो बेचारा चाहे कितना भी अच्छा हो, हमारा नरेटिव चेंज नहीं होता। सेम वही कहानी है, नरेटिव, हम किसी चीज के लिए नरेटिव, भाई फ्रॉड है तो फ्रॉड है, तो ये नरेटिव हम नहीं सेट कर सकते। स्प्लिट प्रोसेस और फंक्शंस, broken data flows, missing data, redundant or incomplete processing and non-addressed automations opportunity means इससे जो है इन सारी की सारी समस्याओं को हम विश्लेषित करके और एप्रोप्रिएट रिजल्ट को प्राप्त करने की पूरी क्षमता हम रखते हैं। यदि ऐसा कोई भी समस्या होती है तो उससे क्या होगा, एक नरेटिव सेट हो जाएगा हमारी कंपनी या हमारे सिस्टम या हमारे सॉफ्टवेयर के प्रति। तो उस नरेटिव को दूर करने के लिए हमें सारे के सारे विचार हमारे दिमाग में आते हैं। द एक्टिविटीज अंडर दिस फेस आर एज फॉलो मीन्स जो आप कंसिडरेशन है, सिस्टम ऑडिट का कंसिडरेशन है, उसके अंतर्गत निम्न एक्टिविटीज आती हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द करंट इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, मतलब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हम जो वर्तमान वातावरण में काम कर रहे हैं तो उसमें हमको समस्या क्या है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम कॉजेस मीन्स ऐसे कौन से कॉजेस हैं, ऐसी कौन सी युक्तियां हैं जो उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है। थर्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मीन्स हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड के थ्रू हमें एप्रोप्रिएट आउटपुट मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल हाथ पैर जोड़कर बैठ जाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मतलब उसका अनवरत दूसरा सॉल्यूशन, दूसरी मेथड्स हमें आइडेंटिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए कि मान लीजिए कभी किसी कारणवश कोई समस्या आती है तो हमारा काम ठप ना हो और हम उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकें। इवैल्यूएशन एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस ऑफ ईच सॉल्यूशन मींस हमें जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उनको इवैल्यूएट करना और उसकी एनालिसिस करना, ये प्रत्येक आउटपुट्स को ऑडिट करते समय इस बात का विशेष ध्यान देना है। सिलेक्शन एंड रिकमेंडेशन ऑफ मोस्ट प्रैक्टिकल एंड एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन मींस हमें रिकमेंड ऑफ मोस्ट प्रैक्टिकल मतलब हमें ऐसी चीजों पर हाथ डालना है, हमें ऐसी चीजों पर ध्यान देना है या हमें ऐसी चीजों को रिकमेंड करना है जिनमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पॉसिबल हो। क्योंकि क्या होता है, जब प्रैक्टिकली हम कोई काम करते हैं, जब प्रैक्टिकली हम कोई बात करते हैं तो सामने वाले को हम बेहतर से बेहतर मेथड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर रिजल्ट को प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को जिसको हम बना रहे हैं तो सबसे पहली बात उसका कॉस्ट एस्टिमेट होना चाहिए, मींस इसमें कितना खर्चा आएगा। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मींस उसकी पूरी एनालिसिस होनी चाहिए कि बेनिफिट हमको क्या मिलेगा, भाई इतनी कास्ट होगी, पूरे खर्चे लगा, ये आपको मैंने अलग से पढ़ाया है कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये एक अलग टॉपिक था, मैंने आपको पढ़ाया बेहतर तरीके से, आप इसको पढ़िएगा जरूर। तो हमें उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से मैनेज करना है। अब नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत सिक्योरिटी। पहला था सिस्टम ऑडिट, अब है सिस्टम सिक्योरिटी। सिस्टम सिक्योरिटी refers to protecting the system from theft। जैसे कि उसके नाम से सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा।
unauthorized access and modifications and accidental or अनटेंशनल डैमेज। मतलब हमें सिस्टम सुरक्षा से जो हमारा तात्पर्य है वो है थेफ्ट, मतलब चोरों से बचाना। अनऑथराइज्ड एक्सेस मींस अनधिकृत लोगों, मतलब जो अथेंटिकेट नहीं है वो एक्सेस ना कर सके। मॉडिफिकेशंस करना, मतलब उसकी क्षति कोई हुई है, कोई प्रॉब्लम है, उसको मॉडिफाई करना। एंड एक्सीडेंटल, और यदि उसमें अकस्मात या अनजाने में अनइंटेंशनल, मतलब हमारा इंटेंशन नहीं था, ऐसी सारी चीजों से रक्षा करना वो हमारा सिस्टम सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। इन कंप्यूटराइज सिस्टम सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच इंक्लूड्स डेटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। मतलब इसके अंतर्गत ऐसा नहीं कि हम सिस्टम से बाहर से सुरक्षा दे रहे हैं, हमें सिस्टम के सभी पार्ट्स की सुरक्षा देना है, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, और चाहे वो हार्डवेयर हो, हम सभी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सिस्टम सिक्योरिटी इंक्लूड्स सिस्टम प्राइवेसी एंड सिस्टम इंटीग्रिटी। मतलब ये जो सिस्टम सिक्योरिटी के अंतर्गत जो चीजें आती हैं वो दो चीजें होती है, एक तो सिस्टम प्राइवेसी होती है और दूसरी होती है सिस्टम इंटीग्रिटी। ये दो चीजों को मिलाकर हम सिक्योरिटी को बता सकते हैं कि ये सिक्योरिटी होती है। अब तो सबसे पहला सिस्टम प्राइवेसी। अब सिस्टम प्राइवेसी डील्स विथ प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल सिस्टम फ्रॉम बीइंग एक्सेस्ड एंड यूज्ड विदाउट द परमिशन नॉलेज ऑफ द कंसर्न्ड इंडिविजुअल्स। मतलब सिस्टम प्राइवेसी का मतलब क्या है, हम सिर्फ ऐसे लोगों से हमारे सिस्टम को बचाना है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके, मींस उसको कोई भी ना एक्सेस कर सके, उससे संबंधित व्यक्ति ही बिना अथेंटिकेट के एक्सेस कर सके, अनऑथराइज्ड पर्संस को एक्सेस करने की परमिशन ना हो। दूसरा है सिस्टम इंटीग्रिटी, इज कंसर्न्ड विद द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रॉ एज वेल एज प्रोसेस्ड डेटा इन द सिस्टम। मतलब सिस्टम इंटीग्रिटी से क्या लेना देना है, इससे लेना देना यह है कि हम जो कच्चा डेटा है, रॉ मतलब होता है कच्चा मटेरियल डेटा, मटेरियल से संबंधित डेटा से है, उसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके डेटा में क्वालिटी है और वो रिलायबल है तो तब तो ठीक है, यदि नहीं है तो ये एक चिंता का विषय है। अब कंट्रोल मेजर्स, मतलब हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये आने वाली समस्या को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो देयर आर वैरायटी ऑफ कंट्रोल मेजर्स विच कैन बी बोर्डली क्लासिफाइड एज फॉलो। ये कई सारी वैरायटियां इनकी होती हैं मेजर्स कंट्रोल करने के, मतलब मापक होते हैं कंट्रोल करने के, वो कुछ निम्न है। पहला होता है बैकअप, जैसा कि नाम से ही इसके है कि हम अपने सिस्टम्स का बैकअप लेते रहें समय समय पर। कैसे क्या बैकअप होना चाहिए, जब कभी जरूरत हो तो उसको रिस्टोर भी कर सके। तो पहला है रेगुलर बैकअप ऑफ डेटाबेस डेली /वीकली डिपेंडिंग ऑन द टाइम क्रिटिकलिटी एंड साइज। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप रोज डेटा का बैकअप लेते हैं या हफ्ते में लेते हैं। और दूसरी इसमें डिपेंडेंसी होती है कि आपका टाइम है और उस डेटा का साइज। भाई रोज अगर डेटा लेंगे तो साइज बढ़ेगा। फिर दूसरी बात, डेटा इंपॉर्टेंट कितना है, ये सारी चीजें। अब ये मेजोरिटी जो कह सकते हैं ये खुद का दिमाग होता है, वो जो डीबीए होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो अपने दिमाग से काम करता है। वो हम उसको सिर्फ समझा सकते हैं, हम उसको ये नहीं बता सकते कि तुम्हें कैसे करना, डिपेंडिंग अपॉन देयर माइंड्स। इंक्रीमेंटल बैक ऑफ द शॉर्टर इंटरवल्स। देखिए अब इंक्रीमेंटल बैक मतलब हम समय शॉर्टर इंटरवल, थोड़े थोड़े समय पे बीच बीच में हम उसको चेक करते रहे। ऐसा नहीं कि हम अब एक हफ्ते का हम कर दिए तो एक हफ्ते का मतलब एक हफ्ता, हम एक हफ्ते बाद, तो जब अगर गलती से 6वें दिन कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको क्यों संभालेगा। तो ये एक टाइम इंटरवल में उसको चेक करते रहे। बैकअप कॉपी केप्ट इन सेफ रिमोट लोकेशन पर्टिकुलरली नेसेसरी फॉर डिजास्टर रिकवरी। देखिए अब बैकअप का मतलब ये नहीं कि बैकअप ले लिया और मैंने मेरे जेब पे डाल के चलना शुरू कर दिया, तो अब
उसको जेब पे नहीं लग के चलना, और फिर ऐसा नहीं उसको ऐसी कोई नेसेसरी मतलब ऐसी कोई पर्टिकुलरली जगह पे भी रखना, सेफ में सेफ जगह होनी चाहिए। ये नहीं कि डिजास्टर रिकवरी मतलब कहीं कोई आपतिक प्रबंधन आ जाए, पता चला आग लग गई, आप अपने सेफ पे रख के चले गए और आग लग गई, कल के दिन बॉस ने आपसे मांगा, आपने जवाब दिया साहब वो तो आग लग गई है मैं क्या करूं, तो साहब भी कह देगा बेटा जाके घर जाओ तुम बैठो, मैं सैलरी तुमको काहे को दूं। तो ये डिपेंड करता है डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, ये उसका दिमाग है कि उस डेटा की सबसे बड़ी बात होती है किसी कंपनी में, देखिए इंपॉर्टेंट डेटा सब होता है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा कौन है, इसको कई जगह बैकअप रखना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए एक जगह कोई आपात प्रबंधन हो जाए, आपातकालीन कोई समस्या जाए तो दूसरी जगह से रिस्टोर करे, तीसरी जगह से करे, तो ये डिपेंड करता है उस पर। फोर्थ है डुप्लीकेट सिस्टम रन एंड ऑल ट्रांजेक्शंस mirrored if it is a very critical system and cannot tolerate any disruption before storing in disk। अब जब कोई डुप्लीकेट सिस्टम में आपका डेटा रन हो रहा है तो उन ट्रांजेक्शंस को मिरर करिए, उनको वॉच करिए, देखिए, पता चला आपके सिस्टम के डेटा को अनऑथराइज्ड अनथिकेट वो एक्सेस कर ले, तो ये अब आपकी प्रॉब्लम है, आप उसको मैनेज करें। तो ये था कंट्रोल मेजर का बैकअप। नेक्स्ट है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल टू फैसिलिटेट्स, मतलब अब फिजिकल एक्सेस कैसे होने चाहिए, उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो फिजिकल लॉक्स एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, मतलब फिजिकल लॉक का मतलब अब जैसे आपका मोबाइल है, अब आप मोबाइल में आज की डेट में मोबाइल में आप देखिए तो पहले तो लोग सिर्फ पासवर्ड से काम चला लेते थे, अब तो मोबाइल में 3 ऑथेंटिकेशन से ऊपर से दिए होते हैं, एक तो पैटर्न होता है, दूसरा फिंगरप्रिंट्स होता है, तीसरा लॉकिंग सिस्टम होता है। फिर लोग क्या करते हैं इंडिविजुअल व्हाट्सएप अलग लागे, फेसबुक अलग लागे, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना तो बैंक वाले भी ना लॉक करते होंगे इतना, क्योंकि उसमें सेंसिटिव डेटा आपके मोबाइल पे पड़ा हुआ है ना, उसका रीजन ये है। तो आप उसको क्या करें फिजिकली लॉक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करें। आईडी कार्ड्स आर एंट्री पासेस बीइंग चेक्ड बाय सिक्योरिटी स्टाफ, मतलब अब जहां आपका डेटाबेस है तो आप वहां पर सिर्फ ऑथेंटिकेट पर्संस को ही जाने की इजाजत दें, इसके लिए आईडी कार्ड इशू करें, एंट्री पास इशू करें, और सिक्योरिटी स्टाफ है उसको आप इन्फॉर्म करें और समय समय पर वो क्या करते रहे उसको चेक करते रहे। आइडेंटिफिकेशंस ऑफ ऑल पर्सन हु रीड और मॉडिफाई डेटा एंड लॉगिंग इट इन ए फाइल, मतलब इस बात का आइडेंटिफाई करें कि जो पर्सन उस फाइल को यूज कर रहा है वो रीड और मॉडिफाई डेटा को फाइल के साथ ना कर सके, मतलब अगर रीड और मॉडिफाई करना ये निश्चित करना है तो कौन सा डेटा किसको रीड करने के लिए देना है, कौन सा डेटा कौन मॉडिफाई करने की परमिशन देना, ये डिपेंड करता है परमिशन पे, कौन सा एम्प्लॉय आपका कौन सा काम करेगा। तीसरा मतलब नेक्स्ट है इसमें यूजिंग लॉजिकल और सॉफ्टवेयर कंट्रोल, हम लॉजिकली भी सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, पासवर्ड सिस्टम में पासवर्ड डाल के, इंस्क्रिप्शन सेंसिटिव डेटा ऑब्लिक प्रोग्राम, मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम ऐसा कोई डेटा बना के, ट्रेनिंग एम्प्लॉय ऑन डेटा केयर हैंडलिंग एंड सिक्योरिटी, अपने एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग दें कि डेटा को कैसे हैंडल किया जाता है और कैसे उसको सिक्योरिटी के बिहाफ पर केयर किया जाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड फायरवॉल प्रोटेक्शन वाइल कनेक्टेड टू द इंटरनेट, मतलब अगर आपका सिस्टम इंटरनेट से लॉगिन रहता है या इंटरनेट आपके सिस्टम पे यूज किया जाता है तो आप उसके लिए फायरवॉल प्रोटेक्शन मतलब एंटीवायरस वगैरह आप उसमें डाल सकते हैं। अब रिस्क एनालिसिस, मतलब ये तो हो गई ऑडिट और फिर उसका सिक्योरिटी। अब ये रिस्क एनालिसिस क्या है, तो ए रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग समथिंग ऑफ वैल्यू। रिस्क क्या है, रिस्क कुछ खोने की संभावना, हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ खोने की संभावनाएं बनी रहती हैं। रिस्क एनालिसिस स्टार्ट विथ प्लानिंग फॉर सिक्योर सिस्टम बाय आइडेंटिफाइंग द vulnerability of system and impact of this, मतलब जो रिस्क एनालिसिस है ये
इसका एक्चुअली जो प्रभाव है ना, वो आपकी सिस्टम सिक्योरिटी की प्लानिंग के साथ शुरू होता है। द प्लान इज देन मेड टू मैनेज द रिस्क एंड कॉप विथ डिजास्टर, कि हमारे ऊपर कोई जोखिम आए, उस कोई आपदा आए, उससे हम कैसे निपटेंगे, ये पहले से तैयारी होनी चाहिए। पता चला हम मैदान रोड पे चल रहे हैं, अचानक से बारिश होने लगी, अब हम कहें यार अच्छा होता कि मैं घर से छाता लेके आता। अच्छा होता ना, हुआ तो नहीं। मीन्स आपको भाई, आपने देखा बाहर निकलते कि अचानक सडनली बारिश होने लगी, वो अलग बात है, लेकिन बारिश के मौसम में बारिश होना एक पॉसिबिलिटी होती है। तो हमें रिस्क है, उसको एनालाइज करके अगर हम बाहर निकलते तो शायद हम बच जाते। इट इज डन टू एक्सेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल डिजास्टर एंड देयर कॉस्ट। अब यह भी संभावित है कि आपकी आपदा से बचने की जो संभावनाएं हैं, उसमें लगने वाली लागत क्या होगी। अब पता चला हम डेटा 10 रुपए का बचा रहे हैं, लागत 25 रुपए लगा रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए फायदे की बात थोड़ी ना होगी। तो ये भी हमें देखना है। रिस्क एनालिसिस इज ए टीम वर्क ऑफ एक्सपर्ट विथ डिफरेंट बैकग्राउंड्स लाइक केमिकल्स, ह्यूमन एरर एंड प्रोसेस इक्विपमेंट। जो रिस्क एनालिसिस है वो क्या है, एक टीम वर्क है, चाहे वो केमिकल से रिलेटेड हो, चाहे ह्यूमन एरर से रिलेटेड हो, चाहे प्रोसेस इक्विपमेंट से रिलेटेड हो। ये अलग अलग पृष्ठभूमि वाले लोग जो एक्सपर्ट हैं, उनकी टीम होनी चाहिए विशेषज्ञों की, जो इस पर काम आसानी से कर सके। द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड व्हाइल कंडक्टिंग रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस को कंडक्ट करने के लिए कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब आइडेंटिफाई कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आइडेंटिफाई होने चाहिए, मतलब निश्चित होने चाहिए कि कौन किस कंपनी के यूज हो रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द थ्रेट्स एंड हर्ट्स दैट ईच ऑफ द कंपोनेंट्स फेसेस, मतलब ये सारी चीजें पहले से क्लियर होना चाहिए कि उसमें कोई थ्रेट्स, कोई कमी तो नहीं है, किसी प्रकार के थ्रेट्स तो नहीं है, ये समय समय पर चेक होते रहना चाहिए। क्वांटिटी रिस्क असेसमेंट ऑफ लॉस इन द केस थ्रेट बिकम रियलिटी, अगर वो रियल में वो काम होता है तो उससे आपका कितना नुकसान होगा, ये पहले से आपको असेसमेंट रहना चाहिए। अब रिस्क एनालिसिस के मेन स्टेप्स क्या है। As the risk or threats are changing and the potential loss are also changing, management of risk should be performed on periodic basis by senior managers। मतलब जो किसी रिस्क हैं, जो थ्रेट्स को बदलने के लिए वो संभावित नुकसान में भी बदल रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि हमें रिस्क एनालिसिस के द्वारा जो हमारे ऑथराइज्ड सीनियर मैनेजर्स हैं, उनको समय समय पर या एक निश्चित समय पर उनमें बदलाव करते रहना चाहिए, ताकि उन समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सके। सिस्टम सिक्योरिटी तो जो ये आपका आपने पढ़ा भी अभी, उसी के साथ ये दिया हुआ है कि किस तरह से हम रिस्क को एनालिसिस कर सकते हैं। तो हाजर्ड आइडेंटिफिकेशन, हाजर्ड सिनेरियो एनालिसिस, लाइकहुड, कंसिक्वेंस एंड द रिस्क, आइडेंटिफाई सेफ्टी बंडल्स, मींस इनको सबको आइडेंटिफाई, हमको ये आइडेंटिफिकेशन है और ये इसके सिक्योरिटी बंडल्स है। रिस्क मैनेजमेंट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, आप इसको पूर्णतया निश्चित नहीं कर सकते कि नहीं आज के बाद अब इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, वो कोई ना कोई आती रहेगी। तो इसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी में जो मतलब आपके जो सुरक्षा के उपाय हैं उनकी पहचान आपको रखनी चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ द कास्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी में जो मतलब सुरक्षा में उपाय के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसकी लागत आपको पता होना चाहिए। कंपेरिजन ऑफ द कास्ट ऑफ सिक्योरिटी मेजर विद द लॉस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रेट्स, मतलब खतरों के नुकसान और संभावना के साथ सुरक्षा उपायों की लागत की तुलना। समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि सुरक्षा के चक्कर में आप पूरी कंपनी को बेच खाएं, आपको सुरक्षा देना है, लेकिन सुरक्षा का मतलब ये नहीं और उनको कंपनी के साथ जोड़ना भी है।
सिलेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी मेजर, अब उनको आपको चयन भी करना है इंप्लीमेंट करने से कि सिक्योरिटी के लिए कौन कौन सिक्योरिटी मेजर्स के लिए क्या क्या आप यूज कर रहे हैं। रिव्यू ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी मेजर, मतलब सुरक्षा उपायों के इम्प्लीमेंटेशन की समय समय पर समीक्षा करना। थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उस पर हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।